बच्चों, आज आपको जो है क्लास 10 का जो है पहला चैप्टर जो है वास्तविक संख्या उसके बारे में पढ़ाया जाएगा। तो चलिए इसमें कुछ हम लोग देखते हैं। ठीक, पहले इसमें जो है पढ़ाने का तरीका इस तरीके से होगा कि पहले जो है इसको हम समझेंगे कि इसमें जो है क्या क्या यूज हुए हैं, जैसे कि यूक्लिड की विभाजन एल्गोरिथम, यूक्लिड की प्रमेयिका, विभाजन की प्रमेयिका। तो पहले इन सब चीजों को समझ लेते हैं, फिर एनसीईआरटी की किताब में जो भी सारे क्वेश्चन हैं इसके आधार पे सब हम लोग सॉल्व करेंगे। तो पहले चलिए समझने की कोशिश करते हैं। तो पहले लेसन का नाम तो है वास्तविक संख्या। पहले लेसन का नाम है वास्तविक संख्या, लेकिन वास्तव में जो है इसमें वास्तविक संख्या के बारे में बताया नहीं है। वास्तव में जो है इसमें वास्तविक संख्या के बारे में बताया नहीं है। मैंने अपनी पिछली वीडियो डाली है वास्तविक संख्या पे, ठीक है, क्लास 9 के लिए, ठीक है, पार्ट 1 और पार्ट 2 करके। उसमें अच्छे तरीके से समझाया गया है नंबर लाइन वास्तविक संख्या के बारे में, नेचुरल नंबर, होल नंबर एंड इंटीजर्स के बारे में समझाया है। तो अगर वास्तविक संख्या को समझना होगा तो उसको जो है देख लीजिएगा, ठीक है। चलते हैं अब इस लेसन में है क्या, पढ़ना क्या हमको। तो इसमें पढ़ना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम और यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, दो चीज समझना है एक्सरसाइज नंबर 1.1 में, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें हम समझने की कोशिश करते हैं कि एल्गोरिथम क्या होता है और एक प्रमेयिका क्या होता है। यूक्लिड के बारे में तो आप लोग जानते हैं, ये महान गणितज्ञ थे, इनके बारे में बताने की जरूरत है नहीं, क्लास 9 में आप लोगों ने पढ़ा होगा यूक्लिड के बारे में, ठीक है। इन्होंने जो है ज्योमेट्री में बहुत सारी जो है अपनी रचनाएं दी हैं, ठीक। तो यूक्लिड जो है एक महान गणितज्ञ थे, इनके बारे में बताने की जरूरत है नहीं, आप क्लास 9 में पढ़ चुके हैं, ठीक। तो अब चलते हैं एल्गोरिथम होता क्या है। तो एल्गोरिथम जो होता है एक सुपरिभाषित चरणों की श्रृंखला होती है, एक सुपरिभाषित चरणों की श्रृंखला होती है, ठीक है। इसका मतलब हुआ क्या, सुपरिभाषित चरणों की श्रृंखला का मतलब, सुपरिभाषित चरणों का श्रृंखला का मतलब किसी भी प्रश्न को सॉल्व करने के लिए जिन जिन स्टेप, जिन जिन चरण का हम प्रयोग करते हैं वह निश्चित होता है, तो उसको जो है एल्गोरिथम कहते हैं। चलिए इसको जैसे समझते हैं। अगर मुझे 15 में जो है भाग देना है 4 से, 15 में भाग देना है आपको 4 से, तो आपको पता है कि 4 से जब भी हम भाग करेंगे तो एक निश्चित चरण इसका फिक्स है कि हम जब भी भाग देंगे तो इसका जो है 4 का जो है टेबल पढ़ेंगे, 4 3 12 होगा, ठीक है। यहां लिखेंगे, फिर माइनस करेंगे, ये तो फिक्स है ना कि माइनस किया जाता है, ठीक। तो माइनस करेंगे तो आएगा 3, ठीक। तो ये जो चरण है सब फिक्स है, ये श्रृंखला जो है ये निश्चित है, सुपरिभाषित श्रृंखला है। तो इस जो है सॉल्व करने के तरीके को ही हम क्या कहेंगे जी, एल्गोरिथम कहेंगे। क्या कहेंगे, एल्गोरिथम कहेंगे, एल्गोरिथम कहेंगे। यानी कि जो एक निश्चित श्रृंखला, जब भी कोई प्रश्न जो है एक निश्चित श्रृंखला के आधार पे जो है सॉल्व किया जाता है, हल किया जाता है, तो उसी निश्चित श्रृंखला को ही, उस सुपरिभाषित श्रृंखला को ही जो है एल्गोरिथम कहते हैं। एल्गोरिथम का मतलब आपको समझ में आया होगा, सुपरिभाषित श्रृंखला, सुपरिभाषित श्रृंखला। एल्गोरिथम और प्रमेयिका के बीच में डिफरेंट बताया एक यूनानी गणितज्ञ थे, फारसी गणितज्ञ थे, अल ख्वाजमी। इन्होंने बताया कि एल्गोरिथम होता क्या है, एल्गोरिथम को इन्होंने ही परिभाषित किया है, जो सुपरिभाषित श्रृंखला भी बताया मैंने, ठीक। और प्रमेयिका को भी इन्होंने ही परिभाषित किया है कि ये प्रमेयिका क्या होती है। तो इन्होंने बताया कि एल्गोरिथम और प्रमेयिका दोनों लगभग एक समान है, दोनों लगभग एक समान है, थोड़ा सा अंतर है बस इसमें कि एल्गोरिथम जो है एक सुपरिभाषित चरणों की श्रृंखला है जिसके आधार पे जो हम प्रश्नों को सॉल्व करते हैं, जिसके आधार पे जो है प्रश्नों को सॉल्व करते हैं, ठीक है। और जो है आप जानते हैं जो ये अल ख्वारिज़मी है, अल ख्वारिज़मी है, ठीक है। इन्हीं के नाम पे जो है अलजेब्रा शब्द जो हम अलजेब्रा इतनी बड़ी पढ़ते हैं, अलजेब्रा जिसको हम बीजगणित कहते हैं हिंदी में, तो अलजेब्रा शब्द भी इन्हीं के नाम पे पढ़ा है, ठीक है, इनके बारे में। और इनके बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं कि जो हम लोग जो है हिसाब शब्द प्रयोग करते हैं, हिसाब कि चलिए हिसाब कर लेते हैं, तो हिसाब शब्द ही इन्हीं की एक किताब थी,
हिसाब अल जबर व अल मुकाबला, हिसाब अल जबर व अल मुकाबला, वहीं से जो है ये हिसाब शब्द लिया गया है, वहीं से जो है हिसाब शब्द लिया गया है। तो अल ख्वारिजमी जो है इन्हीं के जो है इन्हीं का दिया हुआ अलजेब्रा है, ठीक है, और इन्हीं का दिया हुआ हिसाब शब्द, इसी किताब के नाम से जबर जो है, इसी जबर से जो है अलजेब्रा लिया गया है, ठीक है, इस अल और इस जबर से, तो अल जबर यानी अलजेब्रा लिया गया है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, इन्होंने प्रमेयिका के बारे में क्या बताया, एल्गोरिथम के बारे में मैंने आपको बताया तो समझ में आया होगा कि एल्गोरिथम जो होती है एक सुपरिभाषित चरणों की श्रृंखला होती है, एक सुपरिभाषित चरणों की श्रृंखला होती है, जैसे कि है मैंने 4 से जो है डिवाइड किया इस 15 में, तो देखिए एक निश्चित श्रृंखला है कि मैं 4 से डिवाइड करूंगा, टेबल पढ़ूंगा 4 का, तो यहाँ जितना बार टेबल जाएगा यहाँ पे लिखेंगे, और जो है टेबल पढ़ने के बाद आएगा यहाँ पे लिखेंगे और इसको माइनस करेंगे, श्रृंखला निश्चित है, तो यह निश्चित श्रृंखला है, तो इसी को जो है एल्गोरिथम कहेंगे, क्या कहेंगे, एल्गोरिथम कहेंगे। लेकिन प्रमेयिका क्या होती है इसके बारे में समझते हैं, ठीक है। तो प्रमेयिका जो होती है यह भी जो है एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है, प्रमेयिका जो होती है एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है, ठीक है। इसकी सहायता से जो है हम और प्रश्न जो है सिद्ध करते हैं, प्रमेयिका जो होती है एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है, इसके सहायता से जो है हम जो है और कथन क्या करते हैं जी, सिद्ध करते हैं। तो आपको समझ में आया होगा प्रमेयिका क्या होती है, यह एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है, इसके सहायता से जो है अन्य कथन को हम सिद्ध करते हैं। जैसे कि आप लोगों ने जो है क्लास 9 में पढ़ा होगा त्रिभुज के बारे में, तो उसमें आप लोगों ने सिद्ध किया कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल जो होता है 180 अंश होता है। उसमें आप लोगों ने सिद्ध किया होगा कि त्रिभुज के जो है तीनों अंतःकोणों का योगफल जो है 180 अंश होता है, तो उसको प्रमेय के नाम पे सिद्ध किया होगा, प्रमेय नंबर ए, इस तरीके से सिद्ध किया होगा कि प्रमेय जो है इसमें प्रमेय सिद्ध किया होगा कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल जो होता है, ठीक है, वह 180 अंश होता है। तो उसमें आप लोगों ने सिद्ध किया होगा कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल जो है वो 180 अंश होता है। कहीं भी उसके बाद जो है कहीं भी जो है सिद्ध करने के लिए आया होगा, जैसे कि आप त्रिभुज का सिद्ध कर लिए, अगर चतुर्भुज के तीनों अंतःकोणों का चारों अंतःकोणों का योगफल सिद्ध करना था, तो इसमें 2 आपने ट्रायंगल बनाया होगा और त्रिभुज के आधार पर जो है चतुर्भुज को जो है सिद्ध किया होगा कि यह जो है 180 अंश हो गया, यह भी जो है 180 अंश हो गया, ठीक। तो यह 180 और यह 180 जो है प्रमेय के आधार पे दोनों मिला दिया गया, तो चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योगफल क्या हो जाएगा जी 360 अंश, कितना 360 अंश। तो इस तरीके से सिद्ध किया होगा। तो ये प्रमेयिका होती है एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है, उसी के आधार पे जो है कोई और कथन सिद्ध करने में हमको सहायता मिलती है, कोई अन्य कथन सिद्ध करने में हमको सहायता मिलती है। चलिए इसके बारे में जब हम पढ़ेंगे आगे ज्योमेट्री में तो और जो है आगे समझा जाएगा और बढ़िया से समझा जाएगा। तो आपको समझ में आया होगा कि एल्गोरिथम क्या होता है, एक सुपरिभाषित चरण होता है जिसके सहायता से जो हम प्रश्न को जो है सॉल्व करते हैं, ठीक है। जैसे कि आपको बोल दिया जाए कि अब 25 में जो है 5 से मल्टीप्लाई करिए, 25 में 5 से मल्टीप्लाई करिए, तो आप जो है मल्टीप्लाई करना एक चरण तो निश्चित है, श्रृंखला निश्चित है कि मल्टीप्लाई किस तरीके से करेंगे। आप राइट साइड से मल्टीप्लाई करना से स्टार्ट करेंगे, 5 का जो है 5 बार टेबल पढ़ेंगे, 5 5 जा 25, 5 5 25, 2 जो है बचेगा हमारा कैरी, 2 शेष बचेगा, ठीक है। यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, फिर पढ़ेंगे हम 5 दूना के 10 और 2 1 बचा, 10 और 2 12। इस तरीके से यह श्रृंखला तो निश्चित है ना। जब यह श्रृंखला निश्चित है तो इसी को हम कहते हैं एल्गोरिथम। इसी को हम क्या कहते हैं जी, एल्गोरिथम कहते हैं। समझ में आया होगा आपको एल्गोरिथम क्या होता है और प्रमेयिका क्या होती है, ठीक। आगे चलते हैं। तो इसमें जो पढ़ना है उसके पर चलते हैं। इसमें जो है इस लेसन में जो है हमको जो है यूक्लिड की विभाजन जो है एल्गोरिथम का प्रयोग करके
HCF यानी कि मौसा निकालना है फर्स्ट वाले एक्सरसाइज में 1.1 में। तो अब एल्गोरिथम के बारे में मैंने तो समझा दिया आपको। एल्गोरिथम के बारे में मैंने समझाया आपको कि एल्गोरिथम होता क्या है कि एक निश्चित श्रृंखला होती है, उसके आधार पर जो है हम प्रश्नों को जो है सॉल्व करते हैं जो है। अब चलते हैं इसमें आगे। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के आधार पर जो है HCF निकालना यानी कि मौसा निकालना। क्या निकालना सीखना? मौसा। घबराइएगा मत, ध्यान दीजिएगा, सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इसके आधार पे चलिए, आप लोगों ने पीछे पढ़ा होगा विभाजन जो है मौसा निकालने का तरीका जो है हमने विभाजन तरीके से आपने पढ़ा होगा भाग विधि से। किसके आधार पे? भाग विधि पे। तो जो ये भाग विधि से जो मौसा निकालने का तरीका है यूक्लिड ने ही जो है इसके बारे में समझाया था और अपना नाम दे दिया था यूक्लिड की विभाजन एल्गोरिथम। यूक्लिड की विभाजन एल्गोरिथम। ठीक है, तो इसी के सहायता से जो है हम मौसा निकालेंगे। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं आपके लिए। ठीक है, अगर बोल दिया जाए आपको यहाँ पे कि 30 और जो है 30 और 6 का मौसा निकालिए, यानी 30 और 6 का मौसा निकालिए। तो आपको पता है एल्गोरिथम यहाँ लिखा है, यानी एक निश्चित श्रृंखला होगी मौसा निकालने का। निश्चित श्रृंखला क्या होती है कि आप छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग देते हैं, छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग देते हैं। जब छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग देते हैं तो आप ध्यान दीजिए, तो अब क्या आएगा? 6 5 30। तो जब भी हमारा ये शेषफल जो है 0 हो जाता है, जो शेष होता है वो 0 हो जाता है, तो जिस संख्या से हम भाग दे रहे होते हैं वही हमारा मौसा हो जाता है। ये आप पढ़े, जान लीजिए। यहाँ पे छोटी संख्या से बड़ी संख्या में हम भाग देंगे और भाग देने पे जब भी हम भाग देने के बाद जहां भी शेषफल हमारा 0 आ जाए, जहां भी शेषफल हमारा क्या आ जाए जी? 0 आ जाए, तो लास्ट में जिस संख्या से हम भाग देते हैं वही हमारा क्या हो जाता है? मौसा हो जाता है। ठीक है, चलिए इसको इतना तो हम समझ लिए कि जब भी हमारा आएगा शेषफल जिस भाजक से शेषफल 0 आ जाएगा, जिससे हम भाग दे रहे हैं, अगर उस संख्या से भाग देने पे जो है शेषफल अगर हमारा 0 आ जाएगा, जिस संख्या से भाग देंगे वही हमारा क्या कहलाएगा? मौसा कहलाएगा। ठीक है, तो इतना तो हुआ। चलिए इसके पहले जो है कुछ और सीख लेते हैं हम लोग। ठीक है, जैसे कि अगर हम 3 से आपको जो है 20 में जो है भाग देने की, इस पे जो है यही छोड़िए, इतना हम समझाए, फिर इसके बाद वापस लौट के आएंगे। अगर नहीं समझ में आया होगा तो फिर से दोबारा आपको समझाएंगे इस पे। ठीक है, अगर आपसे कह देंगे 3 से जो है 20 में भाग दीजिए, 3 से 20 में भाग दीजिए, तो आप क्या करेंगे? 3 से 20 में भाग देंगे तो आपको देखेंगे भाग जाएगा 3 6 18, 3 6 18 जाएगा ये 3 6 18। और जो है यहाँ से आप भाग देने में श्रृंखला निश्चित है, यानी माइनस करते हैं हम लोग, तो माइनस करेंगे कितना आएगा? 2 आएगा। क्या आएगा? 2 आएगा। ठीक, यानी कि 3 से 20 में भाग दिए तो हमारा कितना आया? 6 बार भाग गई, 18 आया, घटाए तो कितना आया? शेष 2 आया। अगर आपको यहीं पे बोल दिया जाए, ठीक है, कोई संख्या है उसमें 3 से भाग दे रहे हैं, वह संख्या हमको नहीं पता है, मान लेते हैं कि वह संख्या x है, 3 से भाग दे रहे हैं, भाग जा रही है 6 बार और आ रहा है यहाँ पे 18, और शेष जो है हमारा कितना बच रहा है? शेष जो है हमारा बच रहा है तो यह जो x है वह निकाल के दिखाइए। तो आप क्या करेंगे? x जो निकालेंगे इन दोनों संख्याओं का गुणा करेंगे, इन दोनों संख्याओं का गुणा करेंगे, और गुणा करने के बाद जो है शेषफल जो है क्या करेंगे? गुणा करने के बाद जो आएगा शेषफल जो है उसमें जोड़ देंगे तो हमारी संख्या निकल जाएगी। जैसे 3 और 6 का गुणा करेंगे और जो शेषफल है यहाँ पे जोड़ देंगे, शेषफल जो है यहाँ पे जोड़ देंगे तो हमारी ये संख्या x निकल जाएगी। 6 3 18 और प्लस 2 यानी कि 20। तो 20 आपकी संख्या निकल गई है। 20 में भाग दिए थे आप, 20 में ही भाग दिए थे आप। तो ध्यान दीजिए, ठीक है, तो आपको पता है इतना तो हमारा 20 आ गया। ठीक है, तो आपको पता है कि जिस संख्या से हम भाग देते हैं उसको हम हिंदी में बोलते हैं भाजक। क्या बोलते हैं जी? भाजक। इंग्लिश में डिवाइडर बोलते हैं।
और जो है जो हमारा यहाँ आता है, इसको भाग देने पे जो यहाँ आता है, इसको हम बोलते हैं हिंदी में भागफल। क्या बोलते हैं? भागफल। इंग्लिश में कोसेंट बोलते हैं, इंग्लिश में कोसेंट बोलते हैं। और जिस संख्या में हम भाग देते हैं इसको हम बोलते हैं भाज्य। क्या बोलते हैं? भाज्य। ठीक है। और जो यहाँ हमारा से जो बचता है यहाँ पे माइनस करने पे, जो बचता है यहाँ माइनस करने पे, इसी को हम बोलते हैं शेषफल। इंग्लिश में बोलते हैं रिमाइंडर। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रिमाइंडर। ठीक। तो अब इसमें ध्यान दिया जाए तो यहां से हमको एक फार्मूला मिल गया कि अगर हमको भाज्य निकालना हो, इसको डिवाइडेंट बोलते हैं, तो अगर हमें भाज्य निकालना हो, जिसमें भाग दे रहे हैं, अगर उसको हमको निकालना हो, यहां लिख देते हैं, अगर मुझे भाज्य निकालना हो, ठीक, तो हमें एक यहाँ इस तरीके से फार्मूला मिल गया। मैंने भाज्य निकालने के लिए क्या किया कि इन दोनों का गुणा किया, यानी कि भाजक और भागफल का क्या किया जी? गुणा किया। भाजक और भागफल का गुणा किया, और जो मेरा नीचे शेषफल बचा उसको क्या कर दिया जी? जोड़ दिया। यानी कि भाज्य निकालने के लिए हमें भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेष, इतना हम कर दिए। इतना क्या कर दिए? इतना हम कर दिए। थोड़ी सी इस पे और चर्चा करते हैं, थोड़ी सी इस पे और चर्चा करते हैं कि जो ये शेष है ये अधिकतम कितना हो सकता है, इसका शेष का मान कितना आ सकता है। जब भी होगा, ध्यान दीजिए, शेष जब भी बचेगा, यहाँ ये भाजक से छोटा होगा। जब भी शेष बचेगा या भाजक के बराबर हो जाएगा या भाजक से क्या कहते हैं, जब भी यहाँ शेष बचेगा हमेशा जो है इस भाजक से जो है छोटा ही होगा। क्यों? क्योंकि जो है अगर भाजक के बराबर हो जाएगा तो भाग तो चली जाएगी, भाग चली जाएगी तो शेष बचने का मतलब क्या रह जाएगा। ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि जब भी ये शेष बचेगा या तो जीरो होगा, यानी बचेगा ही नहीं शेष, पूरा पूरा भाग चली जाएगी। ठीक है। या तो एक बच सकता है या तो दो बच सकता है। किसके लिए? जब 3 से भाग दे रहे हो तब, क्योंकि 3 से बड़ा तो हो ही नहीं सकता शेष, क्योंकि 3 से बड़ा जो है अगर शेष होगा तो एक बार भाग और जाएगी ना। नहीं तो चलिए आप देखिए, अगर 3 से जो है, अगर हम 21 में भाग देने के लिए कह रहे हैं, 22 में, चलिए 25 लेके चलते हैं, 25 लेके चलते हैं। तो आपको पता है यहाँ क्या करेंगे, 3 वाटे 24, 3 वाटे 24 माइनस करेंगे, शेषफल कितना बचा? 1 बचा। जब भी अगर 3 से हम भाग दे रहे हैं तो शेष जो बचेगा 3 से छोटा ही होगा, 3 से छोटा ही होगा। यानी जिस संख्या से अगर हम भाग देंगे उस संख्या में अगर शेषफल जो बचेगा हमेशा जो है जो उस संख्या से छोटा ही होगा, उस संख्या से छोटा ही होगा, उस संख्या से बड़ा नहीं हो सकता, उस संख्या से बड़ा नहीं हो सकता। ठीक है। तो यहीं से जो है, इसी को जो है यूक्लिड ने जो है, ये तो हम फार्मूला प्राप्त कर लिए कि भाज्य, भाजक, भागफल और शेष। इसी फार्मूले से जो है यूक्लिड गणितज्ञ थे, इन्होंने जो है अपना एक फार्मूला दिया, कहा कि जो मेरा ये भाज्य है, अगर भाज्य को a माने, भाजक को b मान ले और भागफल को q कोसेंट मान ले और शेषफल को शेष को रिमाइंडर r मान ले, तो a बराबर जो होगा b इंटू क्यू होगा प्लस r होगा। ठीक है। और इन्होंने कहा कि जहां a और b पूर्णांक है, क्या है? पूर्णांक है। a और b क्या है जी? पूर्णांक है, इंटीजर है। ठीक है। इंटीजर माइनस और प्लस की संख्याएं शून्य सहित माइनस और प्लस की संख्याएं क्या कहलाती है? इंटीजर कहलाती है, पूर्णांक कहलाती है। और इन्होंने कहा कि जहां a और b जो है क्या है जी? पूर्णांक है। क्या है? पूर्णांक है। और क्या कहा कि जो ये r रिमाइंडर होगा, यानी ये शेष जो होगा r जो होगा,
ठीक है। ये कभी भी जो है, ये जो आर होगा रिमाइंडर हमेशा 0 से बड़ा या बराबर हो सकता है, 0 से बड़ा या बराबर हो सकता है, और जिससे हम भाग दे रहे हैं भाजक b से हमेशा क्या होगा जी, छोटा, हमेशा क्या होगा b से छोटा। इन्होंने यही कहा कि जो ये रिमाइंडर शेषफल है मेरा r, वो हमेशा 0 के बराबर भी हो सकता है, शेषफल 0 भी आ सकता है, या 0 से बड़ा भी हो सकता है, बड़ा का चिन्ह लगाया है। नहीं तो हमेशा क्या होगा, जिससे हम भाग दे रहे हैं, भाजक से ही भाग देते हैं ना, भाजक से ही भाग देते हैं ना, जिससे भाग दे रहे हैं हमेशा उससे क्या होगा जी, छोटा होगा। यही यूक्लिड ने बताया था, यही क्या किया था, यूक्लिड ने बताया था। तो ये इसी को जो है यूक्लिड का जो है एल्गोरिथम कहते हैं। इसी के सहायता से जो है हमें HCF निकालना है। क्या निकालना है जी, HCF। इसी के सहायता से HCF कैसे निकालना है कि जब मेरा ये R 0 हो जाएगा, देखिए जब मेरा ये R 0 हो जाएगा तो जहां भी R जिस मान R जहां भी 0 होगा वहां पे B का जो मान होगा वही हमारा क्या कहलाएगा, HCF कहलाएगा। क्योंकि आपको पता है कि जब शेषफल 0 होता है तो उस समय जिस संख्या से भाग दिए रहते हैं, जिस संख्या से भाग देते हैं वही हमारा क्या कहलाता है जी, मसक कहलाता है। तो यूक्लिड के अनुसार यही a बराबर b इंटू क्यू प्लस आर जो है ना, r जो है इसी फार्मूले के आधार पे जब r जो है 0 हो जाएगा तो उसमें जो b का मान होगा, वहां पे जो b का मान होगा वही हमारा क्या कहलाएगा जी, HCF कहलाएगा। क्या कहलाएगा जी, HCF कहलाएगा। समझ में आया होगा आपको। एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि जो भी शेषफल r है, जो भी शेषफल r है वह कभी भी भाजक से यानी जिस संख्या से भाग देते हैं उस संख्या से बड़ा नहीं हो सकता, उस संख्या से बड़ा नहीं हो सकता। समझ में आया होगा आपको, ठीक। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और एनसीईआरटी के जो है एक्सरसाइज नंबर 1.1 का जो है प्रश्न सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। इसके आधार पर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के आधार पर, ठीक है, और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। चलिए एनसीईआरटी का एक्सरसाइज नंबर 1.1 का पहला ही क्वेश्चन है। 135 और 225 का HCF निकालना है, मसा निकालना है। 135 और 225 का क्या निकालना है जी, मसा निकालना है हमको, ठीक है। तो अब 135 और 225 का मसा निकालना है तो सबसे पहले हम जो है लॉन्ग डिवीजन मेथड प्रयोग करेंगे, यानी कि भाग विधि प्रयोग करेंगे, ठीक है। उसके बाद जो है यूक्लिड का जो है एल्गोरिथम का जो उसने दिया है अपना, उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो आपको जो है लॉन्ग डिवीजन मेथड जो है आपको बताया गया है कि हमेशा छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग देते हैं, हमेशा छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग देते हैं। तो भाग दीजिए, तो यहाँ भाग कितना बढ़ जाएगा हमारा, चलिए भाग कितना बढ़ जाएगा हमारा, देखिए एक बार कितना आया हमारा 0, 12 में से 3 गया 9, ठीक है, यहाँ कट गया। अब क्या करते हैं कि जब हमारा जो शेष बचता है, शेष जो बचता है उस शेष से जो है इसमें भाग देते हैं मसा में, आपको पता है इस वाले भाजक में, ठीक। तो अब जो है अब 90 से 135 में भाग देंगे तो भाग फिर एक बार जाएगी और शेष कितना बचेगा, 45 बचेगा। शेष कितना बचेगा, 45 बचेगा। अब भाग तो जाएगी नहीं 90 से 45 में, तो अब क्या करेंगे, इस शेषफल से जो है फिर इस भाजक में भाग देना शुरू करते हैं। तो अब क्या हो जाएगा कि 45 गुना के 90, 45 गुना के 90। अब यहाँ शेषफल क्या आ गया जी, 0 आ गया, क्योंकि 90 में से 90 को माइनस करेंगे, 90 में से 90 को माइनस करेंगे तो शेषफल 0 आ गया। तो मैंने बताया ही कि जहां पे शेषफल शून्य आ जाए, जहां पे शेषफल क्या आ जाए जी, शून्य आ जाए, जहां पे शेषफल शून्य आ जाए तो वहीं पे जिस संख्या से भाग दिए रहते हैं वही हमारा क्या होता है, HCF यानी कि मसा होता है। क्या होता है जी, मसा होता है। कोई दिक्कत। चलिए अब इसको थोड़ा यूक्लिड के जो है मेथड से, इस वाले मेथड से समझते हैं कि जो a बराबर b इंटू क्यू किया है प्लस r किया है,
इससे जो है हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो आप जान ही रहे हैं कि ये हमारा यहाँ क्या है, भाज्य है, ये हमारा क्या है जी, भाज्य। पीछे मैंने बताया b जो है हमारा भाजक है जिससे हम भाग दे रहे हैं, और q जो है कोसेंट यानी कि भागफल है, r रिमाइंडर यानी शेषफल है ना, समझाया मैंने पीछे। तो अगर इस पहले स्टेप को देखें, पहले श्रृंखला को देखें, पहले चरण को देखें तो a हमारा क्या हो जाएगा, 225 हो जाएगा। तो 225 बराबर क्या हो जाएगा जी, 225 बराबर जो हो जाएगा 135, 225 बराबर 135 इंटू भागफल 1 प्लस शेषफल क्या है इसके लिए 0। ठीक है, शेषफल क्या है जी 0। अब फिर दूसरा स्टेप देखिए इसमें, दूसरा श्रृंखला। ठीक है, दूसरी श्रृंखला क्या आ जाएगी, यहाँ पे जो है हमारा ये a का मान जो है भाज्य क्या हो गया 135 हो गया, तो यहाँ 135 बराबर 135 बराबर, ठीक है 135 बराबर 90 गुणे 1 प्लस 90 गुणे 1 प्लस 45। अब तीसरी श्रृंखला पे चलिए, तीसरी श्रृंखला क्या है, भाज्य क्या है मेरा यहाँ 90 है, तो 90 बराबर 45 गुणे 2, और शेष कितना है 0 आया है, शेष कितना है 0 आया है। तो वही जो है यूक्लिड ने बताया था कि जहां पे भी r का वैल्यू जहां पे भी 0 आ जाए तो वहीं पे जो b होगा, वहीं पे जो b होगा वही क्या कहलाएगा हमारा HCF कहलाएगा। तो b क्या है जी 45 है, तो HCF बराबर क्या हो जाएगा जी 45। तो आपको समझ में आया होगा यहाँ पे कि हम यूक्लिड के जो प्रमेय है उसकी सहायता से जो है हम HCF कैसे निकालेंगे, कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, इसके बाद एक और प्रश्न लेते हैं इसी का, NCERT का प्रश्न नंबर 2 एक्सरसाइज नंबर 1.1 का, और अच्छे तरीके से आपको समझाते हैं। ठीक है, इसको मिटाते हैं यहाँ पे। अगला प्रश्न यही है 196 और इसका मुझे HCF निकालना है। तो पहले लॉन्ग डिवीजन मेथड करते हैं, उसके बाद जो यूक्लिड की जो उसने जो दिया है एल्गोरिथम भी दिया अपना, उसको यूज करेंगे हम लोग। तो 196 से जो है डिवाइड करेंगे, इसमें डिवाइड करिए, भाग जाएगा आपका जो है, भाग कितनी बार जाएगा आपका, एक बार जाएगा सबसे पहले, घटाइए 6 बचा, ये कितना हो गया 8 बचा 1। ठीक है, समझ में आया आपको, ये 2 उतरा मेरा। भाग अब कितनी बार जाएगा जी, अब भाग जाएगा 9 बार, कितना बार जाएगा जी 9 बार जाएगा। तो भाग 9 बार जाएगा, चलिए 9 बार में कितना आता है, नेक्स्ट 1 4 9 81 81 5 जो 86 9 एकम 9 8 17 9 8 17 यानी 1764 आ जाएगा, 1764। कितना बचा 8 बचा। ठीक है, 8 बचा, ये 0 हो गया, 5 में से 15 में से 6 गया, 9 बचा, ये कितना हो गया कट गया, ये 0 बचा हमारा, 0 उतरा। और बाहर कितनी बार जाएगी जी, देखिएगा 5 बार जाएगी। कितनी बार जाएगी, देखिए यहाँ शेषफल मेरा कितना आ गया जी 0 आ गया। जब शेषफल 0 आ गया तो जो मेरा ये लास्ट में जो है भाग किसी तरह है, इसी से पूरा पूरा कट गया ना, तो HCF क्या होगा जी मेरा, यही होगा ना HCF, मसा क्या होगा, यही होगा मसा क्या होगा। अगर इसमें यूक्लिड का प्रमेय यूज करें तो हमारा जिसमें भाग दे रहे हैं उसको ए बोलेंगे, और ये जो होगा हमारा कोसेंट क्यू भागफल, और जिससे भाग दे रहे हैं वो p होगा, और शेषफल रिमाइंडर r होगा। यानी कि a बराबर जो है b इंटू क्यू प्लस r पे जाए, b इंटू क्यू प्लस r पे जाए, तो a बराबर क्या है, यही है। अब b क्या है जी 196, कोसेंट क्या है जी 195, अब प्लस r कितना आया 0 आया, r क्या आया 0 आया, तो r इज इक्वल टू 0, इसलिए b क्या है जी, इसलिए जो b क्या है जी मस है, HCF है। तो HCF बराबर क्या हो जाएगा जी, b के स्थान में क्या है 196, HCF बराबर क्या हो जाएगा जी 196।
96। तो आपको समझ में आया होगा, आपको समझ में आया होगा कि हम कैसे यूक्लिड विभाजन की प्रमेयिका से जो है HCF निकालेंगे। इसके बाद जो है आगे का प्रश्न जो है हम कल करना सीखेंगे, हम लोग कैसे जो है इसका मतलब क्या है, आगे का प्रश्न हम कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक, तो चलिए आज यहीं तक क्लास रहेगा, इसके बाद आगे का प्रश्न जो है कल सॉल्व करेंगे। ठीक है, अच्छे से पढ़िए इसको, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो बार बार देखिए। ठीक है, बार बार देखिए, जरूर समझ में आएगा आपको। तो इसके आगे की क्लास अब कल होगी। ठीक है।